देखिए, हमने हमारी पिछली क्लास में जो डिस्कशन किया था उसमें हमने बात की थी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की, यानी कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन लेके चल रहा हूँ। तो जैसे कि हमारे बाकी निर्देश तंत्र होते हैं, इस वाले निर्देश तंत्र में भी क्या होता है, एक मूल बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर तीन वक्र होते हैं। तो तीन वक्र या कर्व आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से कि ये आपने जो है वक्र ड्रॉ कर लिया, इसको आप नाम बोल रहे हो U1 वक्र या U1 कर्व बोल रहे हो। ठीक है, कर्व और वक्र में समझ जाओगे ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले। उसके बाद में दूसरा मैंने यहाँ पर इस तरह से ले लिया, तो ये वाला हो गया U2 कर्व या U2 वक्र हो गया ये। और तीसरा मैंने इस तरीके से ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया U3 वक्र या U3 कर्व। ये मूल बिंदु और ये तीन कर्व या वक्र हो गए। अब हमने बात की थी उसके बाद में कि अगर आप इन वक्रों पर कोई पॉइंट अगर लेते हो इस तरीके से, तो इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा इस वक्र U1 पर जो है दिशा यानी डायरेक्शन को बताएगी। अब दिशा यहाँ पर हम जैसे ले रहे हैं, यूनिट वेक्टर से शो करते हैं दिशा को, तो यहाँ पर हम लेंगे E1 कैप। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप U2 वक्र पर कोई पॉइंट जो है बिंदु ले रहे हो और वहां पर स्पर्श रेखा अगर आप बनाते हो इस तरीके से, तो ये जो हमारे पास में जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, इसे हम बोलेंगे E2 जो आपके पास में कैप यूनिट वेक्टर से इसे हम दर्शाएंगे, दिखाएंगे। और U3 वक्र पर, U3 कर्व पर अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेकर यहाँ पर एक टेंजेंट बनाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास में जो डायरेक्शन हम लेंगे वो लेंगे E3 कैप। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास का डिस्कस कर रहा हूं मैं ताकि आपको आ जाइए। ठीक है, और फिर हमने बात की थी कि अगर कोई पॉइंट आपके पास में, अगर मान लीजिए P पॉइंट है इस निर्देश तंत्र में, तो इस निर्देश तंत्र में पॉइंट P को दिखाने के लिए हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कौन कौन से थे, U1, U2 एंड U3 कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, और यहाँ मूल बिंदु O से आपके पास में यहाँ से जो है बीच की जो है ये डिस्टेंस है। ठीक है, और इसे आप बोल सकते हो एक तरह से ये आपके पास में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या फिर ये क्या है आपके पास में विस्थापन सदिश है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर रिलेशन आपको बताया था कि जिस तरीके से आप जो है कार्तीय निर्देश तंत्र में या फिर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर वेक्टर को आप लिखते हो एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है अगर इसका हम पूर्ण अवकलज या फिर इसको बोल सकते हो कंप्लीट डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं, तो कंप्लीट डेरिवेटिव को हम लिखते हैं dr वेक्टर इज इक्वल टू dx आई कैप dy j कैप एंड dz k कैप। ये हम बात कर रहे हैं कार्तीय निर्देश तंत्र की। कार्तीय निर्देश तंत्र कैसा होता है दिखने में, देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र बनाते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र ये हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र है। और इस कार्तीय निर्देश तंत्र में अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P यहाँ है इस तरीके से, ये वाला पॉइंट P, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम दिखाते हैं x y z से। ठीक है, और ये मूल बिंदु O है, इससे जो है स्थिति आपके पास में इस तरह से लेते हैं, पोजीशन लेते हैं और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर R। तो पोजीशन वेक्टर R जो है उसके लिए ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश। और अगर हम यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेटिव अगर r का लेते हैं तो इसे लिखते हैं dr वेक्टर इज इक्वल टू dxi कैप, dyj कैप एंड dz के कैप। यहाँ पर जो dx है वो क्या होता है, dx जो है वो x एक्सिस पर, जैसे कि मान लीजिए dx यहाँ पर लिया है मैंने, ये वाला x एक्सिस है, तो dx जो है वो x एक्सिस पे क्या होता है, रेखा अल्पांश होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो dy है वो क्या होता है, y एक्सिस पर रेखा अल्पांश होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये dy। और dz क्या होता है, dz हमने जो z एक्सिस लिया ना, इस z एक्सिस पे कोई जो है यहाँ पर क्या है, रेखा अल्पांश है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम जो है पहले से ही जानते हैं, ये वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम पहले से जानते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कर्वी लीनियर यानी कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निकाला। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में देखिए हमने कुछ जो इक्वेशन लिखी थी वो कुछ ऐसे लिखी थी कि dr वेक्टर इज इक्वल टू h1 h1 d1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप h3 du3 e3 कैप, इस तरीके से लिखी थी मैंने। तो आप बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर
इस dr वेक्टर में और इस dr वेक्टर में क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आई कैप क्या कर रहा है, आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये आई कैप क्या कर रहा है, यहां पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहां पर E1 कैप क्या कर रहा है, यहां पर E1 कैप U1 कर्व की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर E2 क्या कर रहा है, U2 कर्व की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और E3 क्या कर रहा है, U3 कर्व की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, सिमिलरिटीज है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए H1 क्या था, H1 मैंने आपको बताया था कि बेस वेक्टर हमने लिया था, बेस वेक्टर हमने लिया था BI वेक्टर। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो आपको देखना तो पूरा उसको पड़ेगा, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो BI वेक्टर को मैंने बताया था यहाँ पर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल UI वेक्टर से शो किया था। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप BI जो है इसकी वैल्यू को वेरी करवा सकते हो, I की वैल्यू को वेरी करवा सकते हो, 1 2 3 करके वेरी करवा सकते हो आप। तो अगर आप इसे लिखते हो B1 वेक्टर, तो B1 वेक्टर का मान हो जाएगा यहाँ पर डेल R वेक्टर अपॉन डेल U1। ठीक है, और B2 वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, B2 वेक्टर का मान हो जाएगा डेल R वेक्टर अपॉन डेल U2 वेक्टर। इसी तरीके से B3 वेक्टर का मान हो जाएगा डेल R वेक्टर अपॉन डेल U3 वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, डेल U3 हो जाएगा ओनली। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर H1 H2 H3 की। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि BI जो आपके पास में है, यानी बेस वेक्टर जो है, आधार सदिश जिसको आप बोल रहे हो, इसका परिमाण अगर आप निकाल लेते हो, परिमाण यानी कि मॉड्यूलेशन, तो इसको हम बोलते हैं HI। तो जैसे आपने यहाँ पर I की वैल्यू 1 2 3 वेरी करवाई, वैसे ही यहाँ पर H की वैल्यू भी वेरी हो जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पर किया था कि H1 का मान क्या होगा, H1 का मान होगा B1 का मैग्नीट्यूड। तो B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, B1 का मैग्नीट्यूड होगा डेल R वेक्टर अपॉन डेल U1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं H2 की, तो H2 क्या होगा, H2 होगा B2 वेक्टर का मॉड्यूलेशन, यानी इसका परिमाण। तो इसका मान हो जाएगा डेल R वेक्टर अपॉन डेल U2। इसका परिमाण ले लेंगे हम, यहाँ पर हमने U1 की जगह क्या कर दिया, U2 कर दिया। सिमिलरली H3 क्या हो जाएगा, H3 हो जाएगा B3 वेक्टर इज इक्वल टू डेल R वेक्टर अपॉन डेल U3 और इसका मॉड्यूलेशन। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ लिखते भी रहे। अगर आपको, अगर जैसे मान लीजिए किसी ने नहीं लिख रखा है तो साथ साथ लिख लो, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं लिया। अदरवाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो आपको मैं रिकॉर्डेड अवेलेबल करवा दूंगा आज, मतलब क्लास के 1-2 घंटे बाद में लिंक अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहां से लिख सकते हो। ठीक है, अगर अभी नहीं लिखना तो बाद में लिखना, अभी सिर्फ समझने पर ध्यान दो। चलो, उसके बाद देखिए, इस dr वेक्टर को हमने इस तरीके से लिखा है, तो सब आपको मालूम चल गया कि H1 क्या है और ये E1 क्या है, E2 क्या है, सब मालूम चल गया। DU1 क्या है, DU1 क्या है, DU1 आपके पास में यहां पर U1 जो कर्व है, U1 कर्व पर मान लीजिए आपने यहां से लेकर यहां तक लिया है, तो ये आपके पास में क्या है, अल्पांश या फिर लाइन एलिमेंट है DU2। इस तरीके से, सॉरी DU1 है ये, है ना, DU1 आएगा यहां पर। ठीक है, और यहां पर ये मैंने DU2 ले लिया U2 कर्व पर, और U3 कर्व पर मैंने ले लिया DU3। इस तरीके से तो बिल्कुल आपको कार्टेशियन यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र से कंपैरिजन करते हुए चलना है। कंपैरिजन करके चलोगे तो बहुत ही आसान लगेगा और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो यहां तक तो हमारा पिछली क्लास का था, हमने ये पिछली क्लास का ही डिस्कस किया है। अब हम आज की क्लास का डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। तो देखिए जरा, देखिए जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपने पास में जो आई कैप होता है, अगर आप आई कैप को आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। सिमिलरली अगर आप जे कैप को जे कैप के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट करते हो तो भी 1 मिलता है, और के कैप को भी अगर आप के कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है ना। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, इसी तरीके से यहां पर हमारे पास में अगर हम यहां पर अगर हम ले लें E1 कैप, तो E1 कैप का E1 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। और अगर हम ले लें E2 कैप, तो E2 कैप का E2 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। और E3 कैप का क्या होगा, E3 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। यानी कि सिमिलर है, कार्टेशियन यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र की सिमिलर है आपके पास में यहाँ पर चीजें। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर मान लीजिए असमान लेते हैं, अगर हम नॉन इक्वल अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स को लेते हैं, तो नॉन इक्वल के केस में क्या होता है, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सिमिलरली आप कोई सा भी ले लो, जैसे जे कैप ले लो, जे कैप डॉट के कैप ले लो आप, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और अगर आप आई कैप डॉट के कैप लेते हो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये कि असमान अगर एकांक सदिश यूनिट वेक्टर्स हैं तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल 0 आता था। तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर अगर आप लेते हो E1 कैप डॉट E2 कैप तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरीके से अगर आप E2 कैप डॉट E3 कैप लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। और अगर आप E1 कैप डॉट E3 कैप लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। बिल्कुल कार्तीय निर्देश तंत्र के जैसे हमें यहाँ पर चलना है। ये तो था हमारे पास में डॉट वेक्टर वाला केस, यानी कि आप इसे बोल सकते हो अदिश गुणन, उसे बोल सकते हो आप अदिश गुणन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सदिश गुणन की। सदिश गुणन हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में हो जाएगा स्केलर आपके पास में प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट, जिसे आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और ये हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर आई कैप को अगर हम जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमें के कैप मिलता है। और अगर हम जे कैप को के कैप के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें आई कैप मिलता है। और उसके बाद में अगर हम के कैप को अगर हम आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मिलता है हमें जे कैप। तो सिमिलरली यहां पर होने वाला है। सिमिलरली देखिए, अगर हम यहाँ पर E1 कैप को अगर E2 कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मिलेगा हमें E3 कैप। और अगर हम E2 कैप को अगर E3 कैप से जो हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मिलेगा हमें E1 कैप। और अगर हम E3 कैप को अगर E1 कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी E2 कैप। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, वेक्टर प्रोडक्ट भी यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे इसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पर कार्ते में क्या की थी, टिक बनाई थी, एक ट्रिक बनाई थी। ट्रिक आप सभी को याद होगी। ठीक है, मैं बनाता हूँ ट्रिक। ट्रिक आपने कुछ ऐसी बनाई थी कि आपने यहाँ पर आई कैप लिया था, और यहाँ पर आपने जे कैप लिया था, और यहाँ पर आपने के कैप लिया था। फिर आपने डिस्कस किया था कि अगर आप आई के बाद में अगर जे आता है यानी आई कैप क्रॉस जे कैप आता है तो अगली वैल्यू क्या आएगी, अगली वैल्यू आएगी के कैप। ठीक है, और वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर जे के बाद में क्या आता है यानी कि जे के बाद में अगर क्या आ रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट आई कैप आएगी। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन चलता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव आने के लिए क्या पढ़ा था आपने, जैसे मान लीजिए आई कैप क्रॉस अगर के कैप अगर आता है तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ जे कैप आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप के कैप क्रॉस जे कैप करते हो तो क्या आएगा, माइनस आई कैप आएगा। और अगर आप यहाँ पर करते हो जे कैप क्रॉस अगर आप करते हो आई कैप तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ के कैप आएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने जो यूनिट वेक्टर लिए हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेंगे। अगर हम यहाँ पर E1 कैप क्रॉस, जैसे मैं यहाँ पर E1 लिख सकता हूं, यहाँ पर E1 आ जाएगा, यहाँ पर E2 आ जाएगा, और यहाँ पर E3 आ जाएगा। तो अगर हम E1 क्रॉस अगर E3 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ E2 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर E3 क्रॉस E2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ E1 कैप मिलेगा। और अगर हम E2 क्रॉस E1 करते हैं तो मिलेगा नेगेटिव ऑफ E3 मिलेगा हमें। ठीक है, तो बिल्कुल सेम हमने पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ नोटेशन चेंज हुआ, आई जे के की जगह क्या हुआ है, E1 E2 E3 हुआ है सिर्फ। तो इसे साथ के साथ नोट भी करते रहे आप। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिए, जैसे आपसे पूछे कि लाइन एलिमेंट का डेरिवेशन कीजिए तो ये आपके पास में क्या है, लाइन एलिमेंट है। ये हमारे पास में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट का हमने डेरिवेशन किया था पिछली क्लास में। तो ये हमारे पास में लाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये था, ये कुछ हमने जो अब तक डिस्कस किया कुछ बेसिक जो आपके पास में बेसिक था, बिल्कुल ये बेसिक बातें थी। ठीक है, अब हम जो है आगे डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास में एरिया। आपके पास में जो एरिया वाला जो पोर्शन होता है यानी कि आपके पास में इसको बोल सकते हो आप एरिया एलिमेंट।
तो एरिया एलिमेंट के लिए यहां पर हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लेते हैं हम, एरिया एलिमेंट। इसको आप बोल सकते हो यहां पर क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल से आप बोल सकते हो। देखिए पहले मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पर जो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करेंगे। तो कार्टेशियन से हम समझेंगे इसे। तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन का बना लेता हूं। देखिए कार्टेशियन का बना लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने कार्टेशियन का बना लिया। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक जो है मैं क्यूब बनाता हूं। ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए क्यूब बना रहा हूं मैं, क्यूब यानी कि घन बना रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो एलिमेंट है वो dx है और ये वाला एलिमेंट dy है, क्योंकि y पे dy लेंगे, x पे dx लेंगे और z पे हम dz लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आपको अगर सरफेस, जैसे मान लीजिए आप कोई सी सरफेस लोगे, जैसे मान लो ये वाली सरफेस लेते हैं, नीचे की तरफ जो सरफेस आपके पास ये वाली सरफेस, ये सरफेस दिखाई दे रही सभी को, मैंने इसको जो है हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से। तो जो नीचे वाली जो सरफेस है, इस सरफेस का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, अगर हमें इस सरफेस का एरिया अगर फाइंड करना है, तो इस सरफेस का एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये आपके पास में क्या बन गया, एक यहाँ पर आपके पास में ये बन गया वर्ग, यानी कि स्क्वायर बन गया। और इस स्क्वायर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर सॉरी, स्क्वायर भी आपके पास में एक तरह से रेक्टेंगल होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो साइज है वो क्या है, dz है, और ये वाली साइज आपके पास में क्या है, dx है। तो देखिए अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो इस वाले पोर्शन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस वाले पोर्शन का एरिया होगा आपके पास में dx dz। ठीक है, और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मतलब y डायरेक्शन में है। तो y डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर j कैप होता है। तो यानी कि इस एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, j कैप हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर इस वाले पोर्शन की, इस वाले अगर हम सरफेस की बात करते हैं, सतह की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि ये वाली सतह जो आपके पास में y में है और z में है, x में नहीं है। तो इस वाली सतह के लिए अगर हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होगा, यहाँ पर एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy मल्टीप्लाई dz। तो ये हो जाएगा dy dz। और इस एरिया की डायरेक्शन देखो, इस एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, इस एरिया की डायरेक्शन है x डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्शन के लिए हम कहा मिलेंगे i कैप। ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो एरिया जब भी आप निकालते हो तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो वक्र है, यानी कि जो आपके पास में जिस सतह को आप, जिस सतह का एरिया क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो वो कौन से एक्सिस पर है। जिन एक्सिस पर है उन एक्सिस पर जो है आप अल्पांश को या फिर एलिमेंट को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। और जिस एक्सिस में नहीं है उस एक्सिस में क्या ले लो, हम उसकी डायरेक्शन ले लेंगे। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे और वहां पर ये सिस्टम जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ओरिजिन बनाया, ओरिजिन बनाकर मैं इस तरीके से जो कर्व बना रहा हूं तीन, ये मैंने तीन कर्व बना दिए। ये ओरिजिन ले लिया मैंने और अब इस पे देखिए मैं क्यूब बना रहा हूं। देखिए अगर आप इसको क्यूब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस पे क्यूब बनाने के लिए आप कर्व के अकॉर्डिंग चलेंगे।
इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया U1, ये मैंने ले लिया U2 कर्व, ये हो गया U3 कर्व, ये ओरिजिन बीच में है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इनको अगर हम दे देते हैं कि यहाँ पर आपके पास में ये वाला क्या है DU3 है, और ये क्या है DU2 है, और ये वाला क्या है DU1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जो लिया था वो हमने लिया था dx, dy और dz। अब हमने ये वाली वैल्यू क्यों ली थी यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमने कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा था ऊपर, तो कंप्लीट डेरिवेटिव में हमारे पास में यहाँ पर देखो आई कैप के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, अल्पांश होती है। तो यहाँ पर dx अल्पांश है, यहाँ पर dy अल्पांश है, और यहाँ पर dz अल्पांश है। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्वी लीनियर में, तो कर्वी लीनियर में देखो E1 कैप के मल्टीप्लाई में क्या है, H1 du1 है, तो यहाँ पर H1 du1 अल्पांश है। E2 कैप के मल्टीप्लाई में क्या है, H2 du2 यानी कि ये अल्पांश है, और H3 du3 ये क्या है आपके पास में U3 पर अल्पांश है। तो यानी कि हम यहाँ पर अल्पांश क्या लेंगे, यहाँ पर हम अल्पांश लेंगे H1 du1। तो आपके पास में U1 पर अल्पांश क्या हो जाएगा, U1 पर अल्पांश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा H1 du1 अल्पांश हो जाएगा, और U2 पर अल्पांश हो जाएगा H2 du2 अल्पांश हो जाएगा, और U3 पर अल्पांश क्या हो जाएगा, H3 du3 अल्पांश हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं एरिया की। तो एरिया देखो, पहले आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिखने होंगे कि किस किस पोर्शन का आप एरिया ले रहे हो। देखो एरिया इन दी डायरेक्शन ऑफ U1 कर्व, U1 कर्व। ठीक है, हम उस एरिया की डायरेक्शन ले रहे हैं जो U1 कर्व की डायरेक्शन में अलोंग है। तो देखो U1 की डायरेक्शन में अलोंग कौन कौन सा एरिया है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो सबसे ऊपर वाली सतह है हमारी, सबसे ऊपर वाली सतह यानी कि ये वाली सतह, सबसे वाली ऊपर वाली सतह, ये वाली सतह, और सबसे नीचे वाली सतह, सबसे नीचे वाली सतह यानी कि ये वाली सतह। इन दोनों में अगर आप देखो तो यहां पर इन दोनों में हमारे पास में जो है, जो एरिया है वो ऊपर की तरफ है, U1 की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इसको देखते हुए लिखोगे, जिस डायरेक्शन में एरिया होता है उसकी तो हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे। तो यहां पर देखिए हमारे पास में एरिया किस डायरेक्शन में है, हमने खुद ही लिखा है U1 कर्व की डायरेक्शन में। तो U1 कर्व की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, E1 कैप है, यानी कि यहां पर एरिया जो हम ले रहे हैं उसको S1 लिख रहा हूं मैं, और डायरेक्शन के लिए क्या मिलूंगा मैं, E1 कैप का मिलूंगा। तो यहां पर E1 कैप आ जाएगा डायरेक्शन के लिए, क्योंकि एरिया क्या होता है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एरिया क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा यहाँ पर। और जो अल्पांश आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, y और 2 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 की तो हमने डायरेक्शन लिख दी, तो 2 और 3 का अल्पांश का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दो आप, यानी कि H2 du2 और H3 du3 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम लिखेंगे तो वैल्यू आएगी H2 H3 du2 du3। इस तरीके से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एरिया देखो, ये इसका भी एरिया यही है और इसका भी एरिया यही है, दोनों का सेम ही होगा और सेम ही डायरेक्शन में अलोंग होगा। ठीक है, हाँ इस E1 कैप को आप नीचे वाले के लिए -E1 कैप भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ऊपर वाले के लिए लिखा है, ऐसे मान के चलेंगे हम। ठीक है, या फिर इसकी दो सतह हैं तो ऊपर वाले की सतह की बात कर रहे हैं, एक ही तरीका है, तो उसमें कोई आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। चलो आगे बात करते हैं हम, एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ U2 कर्व, अब इसको मैं बोल रहा हूं S2। अब देखो U2 कर्व की डायरेक्शन में एरिया कौन सा है, इसको देखो पहले आप, तो U2 कर्व कहां है आपके पास में, U2 कर्व की डायरेक्शन ये रही, तो इसका मतलब ये वाली सतह, ये वाली सतह, इस सतह की बात की जा रही है, और एक सतह आपके पास पीछे की तरफ जो है वो भी क्या है, U2 डायरेक्शन में अलोंग है, ये वाली सतह। तो यहां पर आप एरिया कैसे लिखोगे, यहां पर आप एरिया लिखोगे U2 डायरेक्शन है, यानी U2 डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास में, E2 कैप होती है, तो यहां पर आप E2 कैप डायरेक्शन लेंगे, तो यहां पर डायरेक्शन तो क्या आ जाएगी, E2 कैप आ जाएगी। और यहां पर देखो 1 और 3 के क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई आ जाएंगे, यानी 1 और 3 का लिख दो आप मल्टीप्लाई, यानी कि H1 H3 और DU1 एंड DU3। ठीक है, तो लाइन एलिमेंट में आपके पास में जिस डायरेक्शन में एरिया होता है, एरिया एलिमेंट में जिस डायरेक्शन में एरिया होता है वहां पर तो आपके पास में उसका तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर ले लेंगे और बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब देखो थर्ड वाले को आप बिना देखे सिर्फ इस समझ से ही लिख सकते हो आप,
जैसे हमने इन दो को किया वैसे हम थर्ड वाले को बिना देखे लिख सकते हैं, एरिया इन दी डायरेक्शन ऑफ U3 कर्व। तो यहां पर आप क्या लोगे, इसे S3 लिख देंगे और U3 कर्व की डायरेक्शन में है तो यहां पर क्या आ जाएगा, E3 कैप आ जाएगा। और E3 यहां पर आ गया डायरेक्शन में तो यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, H1 आएगा, H2 आएगा और DU1 आएगा, DU2 आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास में, तीनों ही डायरेक्शन में हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर एरिया एलिमेंट लिख लिए, यानी कि क्षेत्रफल अल्पांश को हमने लिख लिया है। सभी को ये चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप बोल दीजिए मुझे अभी। ये H आपके पास में जो है ना, ये हमारे पास में आधार सदिश होता है, BI वेक्टर आधार सदिश बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है डेल R अपॉन डेल UI। अब यहां पर I क्या होता है, वेरी करता है 1 2 3, ठीक है। और ये जो आपके पास में आधार सदिश है, इसका परिमाण जो है इसको हम H बोलते हैं। तो यहां पर I है तो यहां भी I हो जाएगा। तो इस तरीके से H की वैल्यू तीन वैल्यू हो जाएगी, H1 H2 और H3। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्केल फैक्टर, स्केल गुणांक इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है, आगे जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो इससे हम बाद में पता करेंगे। जब इसको हम कंप्लीटली पढ़ लेंगे ना तो H1 H2 और H3 की वैल्यूज हम बताएंगे आपको कि इनकी वैल्यू अलग अलग निर्देश तंत्र में, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें कार्तीय निर्देश तंत्र में इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। H1 H2 H3 तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और स्फेरिकल में इन तीनों की वैल्यू अलग होगी, सिलेंड्रिकल में इन तीनों की वैल्यू अलग होगी। तो वो मैं आपको जब इसकी एप्लीकेशन लेंगे, हम इसको कंप्लीट पढ़ने के बाद में हम जब तीनों निर्देश तंत्रों को पढ़ेंगे अलग अलग, तब मैं आपको इसको ढंग से बता पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि H क्या स्केल गुणांक है और उसका मान क्या होता है, इसका मान आधार सदिश का परिमाण होता है। इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इसमें, ओके ओके। तो यहां तक लिख लो। इन सबको लिख लो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, फटाफट काम हो जाएगा। अदरवाइज जिसको नहीं लिखना है वो रिकॉर्डेड क्लासेस से लिख ले। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये वाला ओके है। ओके चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं। अगला हमारा जो इसमें रहेगा वो रहेगा लाइन, सॉरी लाइन एलिमेंट हमने कर लिया, एरिया एलिमेंट भी हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट की। अब देखिए वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम जो होता है वो सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी कि आयतन सदिश है या अदिश है, बताइए। अदिश है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। इसका मतलब इसमें E1 कैप भी नहीं आएगा, E2 कैप भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ना। तो देखो कैसे नहीं आएगा, अब हम देखते हैं कैसे नहीं आएगा। यह आपको आज पता चलेगा कि कैसे नहीं आता है। देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम देखो मैं आपको अगर बना दूं, सबसे पहले हमें ये तो बनाना ही पड़ेगा बार बार, देखो बार बार बनाना पड़ेगा आपको भी। देखो जब जब भी बनाओगे तो आपको समझाने के लिए बनाना पड़ता ही है, और इसी से हमारी प्रैक्टिस होती है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, इस चीज से बार बार बनाना पड़ता है तो बार बार बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्यूब बना रहा हूं यहाँ पर, तो ये मैंने क्यूब बनाया इस तरीके से, ये क्यूब बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको dx कहा था, इसे मैंने dy कहा था और इसे मैंने dz कहा था। तो अब आप मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है, उस आयत का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं। आयतन का हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या फिर लेंथ ब्रेड्थ विड्थ, जो भी आप उसको बोलते हो इंग्लिश में। ये चीज होती है, तीनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर तीन साइड कौन कौन सी है, हाँ जी बोलिए। किसी ने कुछ कहा, मुझे थोड़ा ठीक से सुनाई नहीं दिया, मैं बोल रहा था इसलिए। चलिए dx dy और dz ये तीनों साइड है, इन तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dx मल्टीप्लाई dy मल्टीप्लाई dz, यही होता है बिल्कुल। यानी कि कुल मिला के आपके पास में ये वॉल्यूम किसका है, क्यूब का वॉल्यूम है। लेकिन ये किसमें है, ये आपके पास में है
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करते हुए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाइए सबसे पहले कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ओरिजिन बनाया और 3 कर्व बनाए इस तरीके से। 3 कर्व बना लो फटाफट, इस तरीके से 3 कर्व बना लो। उसके बाद में इसको U1 कह दो, इसे आप U3 कह दो, और इस वाले को मैं फिर से थोड़ा दोबारा बना लेता हूं क्योंकि थोड़ा ठीक से नहीं बनाई है, ठीक है। इस तरीके से इसे U2 कह दो, और इस पर आप क्या बना दो, कोई क्यूब बना दो। ये इस तरीके से क्यूब बना रहे हैं। ये क्यूब बना दिया हमने, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसका वॉल्यूम निकालने से पहले हमें सबसे पहले इसके जो लाइन एलिमेंट वो लिखते हैं हम। तो लाइन एलिमेंट ये du, अगर ये U1 है तो ये क्या हो जाएगा, लाइन एलिमेंट H1 du1 हो जाएगा। और ये U2 है तो यहाँ पर लाइन एलिमेंट हो जाएगा H2 du2 हो जाएगा। और अगर ये U3 है तो यहाँ पर लाइन एलिमेंट क्या हो जाएगा, H3 du3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम अगर किसी वैल्यू का निकालते हो तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल जो आपके पास में मल्टीप्लीकेशन होता है वही करोगे यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ किया है। तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा V बराबर H1 du1 H2 du2 H3 du3, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, H1 H2 H3 du1 du2 du3। इस तरह से लिखोगे आप इसे अरेंज करके। तो देखो यहाँ पर कोई भी E1 कैप E2 कैप E3 कैप नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास में वॉल्यूम जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हमें जो है इसकी दिशा बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि दिशा के बिना ही जो है वॉल्यूम या आयतन को बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, यानी कि आप इसे बोल सकते हो आयतन अल्पांश हो गया। चलिए, तो देखिए अब तक जो हमने पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर अब तक जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन में करवा देता हूं एक बार, कि हमने कौन कौन सी टर्म्स जो है लिख ली है। और आपको भी उन टर्म्स को एक अलग पेज पे लिखना है, क्योंकि वो सभी टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। आगे वाली क्लासेस में वो टर्म्स बहुत काम में आएंगे आपके, ठीक है। तो हम टर्म्स को मैं एक साथ लिख रहा हूं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हमने जो बात की, हमने बात की बेस वेक्टर की। तो बेस वेक्टर आपको ध्यान रखना है कि BI वेक्टर क्या होता है। BI वेक्टर होता है डेल R वेक्टर अपॉन डेल UI। उसके बाद में HI क्या होता है, HI जो वो बेस वेक्टर का क्या होता है, परिमाण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने बात की थी कि DR वेक्टर क्या होता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो होता है H1 du1 E1 कैप होता है, H2 du2 E2 कैप होता है, और फिर H3 du3 E3 कैप होता है। फिर अगर आप एरिया एलिमेंट निकालते हो तो इसको आप S1 या DS1 ही बोल सकते हो, DS1 ही बोल सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, S1 या DS1 बोल सकते हो आप। तो DS1 क्या होगा, E1 कैप तो आएगा यहां पर, और यहां पर क्या आएगा H2 H3 du2 du3, ठीक है। और इसी तरीके से DS2 क्या होगा, अगर यहां पर 2 है तो यहां पर E2 आएगा, और बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पर H1 H3 du1 du3। देखो 2 नहीं आया ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर E2 आ चुका था पहले। और DS3 क्या आएगा, DS3 आएगा यहाँ पर आएगा E3 कैप, तो DS3 आएगा H1 H2 du1 du2, इस तरीके से। फिर वॉल्यूम एलिमेंट क्या आएगा, वॉल्यूम एलिमेंट को आप dv लिख सकते हो, इसे आप dv भी लिख सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट है ये dv। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर H1 H2 H3 du1 du2 एंड du3। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये तो हमारे पास में है बेस वेक्टर, जिसको आप बोल सकते हो आधार सदिश। ये हमारे पास में क्या, स्केल फैक्टर, जिसे आप बोल सकते हो स्केल गुणांक। ये क्या है, ये हमारे पास में लाइन एलिमेंट है, जिसे आप बोल सकते हो रेखा अल्पांश। ये तीनों क्या है, ये हमारे पास में क्षेत्रफल अल्पांश, यानी कि आप इसे बोल सकते हो एरिया एलिमेंट। और ये चौथा क्या है हमारे पास में यहाँ पर, ये हमारे पास में वॉल्यूम एलिमेंट है, जिसे आप बोल सकते हो आयतन अल्पांश।
ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।